Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 15 का आखिरी लेक्चर है। इसमें हमने थर्मो रेगुलेशन के हवाले से डिस्कस करना है, थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स और थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है। थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं एंडोथर्मी। अच्छा, एंडोथर्म्स की टर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हर वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर 36 और 38 सेंटीग्रेड के दरमियान मेंटेन करते हैं उनको एंडोथर्म्स कहा जाता है। तो मैमल्स भी आप कह सकते हैं एंडोथर्म्स की कैटेगरी में से आते हैं। तो सबसे पहले एंडोथर्मी क्या है कि ये एनिमल की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर या एनिमल के अंदर वो सलाहियत पैदा होती है कि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर 36 और 38 तक मेंटेन रखें। अच्छा, जो एंडोथर्मी है ये ज़्यादातर हायर एनिमल्स में मोर एफिशिएंटली डेवलप हो, जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये हायर एनिमल्स हैं, इनके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से डेवलप है। और इस एंडोथर्मी का उन ऑर्गेनिज्म को यानी बर्ड्स और मैमल को क्या फ़ायदा हुआ है, इस फ़ायदे को डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी बात की कि एंडोथर्मी वो करैक्टरिस्टिक है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर 36 और 38 सेंटीग्रेड पर मेंटेन किया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम हैं ख़ास तौर पे वो 37 पर मैक्सिमम काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर चूँकि हर वक्त 38 और 36 सेंटीग्रेड के दरमियान होता है, यानी ऑलमोस्ट 37 पर होता है, तो इस वजह से इनकी बॉडी के जो एंजाइम है वो हर वक्त मैक्सिमम काम कर रहे होंगे। अब एंजाइम ने चूँकि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है, आप ये भी कह सकते हैं चूँकि इनके एंजाइम मुसलसल मैक्सिमम काम कर रहे हैं, इस वजह से इनमें जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इनके एंजाइम हर वक्त मैक्सिमम वर्क कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म की वजह से कुछ मेटाबॉलिज्म ऐसे हैं जिनके ज़रिए से एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इनका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा तो इसका मतलब है वो मेटाबॉलिज्म जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होनी है वो भी हर वक्त एफिशिएंटली वर्क कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बॉडी के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक। अच्छा, ये 24/7 लिखते हैं हम कि हफ्ते के 7 दिन और हर रोज़ के 24 घंटे, यानी आप कहते हैं हर वक्त इनके अंदर बहुत अच्छी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी मौजूद होगी। तो दोबारा समझें कि ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी का फ़ायदा बर्ड्स और मैमल्स को कैसे हुआ कि एंडोथर्मी की वजह से इनका बॉडी का टेम्परेचर हर वक्त 36 और 38 सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहना शुरू हुआ। और उसका फ़ायदा क्या हुआ? इनके एंजाइम मैक्सिमम काम करने लगे हर वक्त, और हर वक्त उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बड़ी एफिशिएंटली होने लगा। और इस मेटाबॉलिज्म की वजह से इनके पास बहुत एफिशिएंट मैकेनिज्म डेवलप हो गया जो उनको बॉडी को हर वक्त एनर्जी प्रोवाइड कर सके। और वो ऑर्गेनिज्म, वो शख्स जो एनर्जेटिक हो, आप कह सकते हैं, हम अगर थोड़ी सी आप समझने के लिए आप एग्जांपल समझिए, हम कहते हैं वो फलां शख्स बड़ा एनर्जेटिक है। तो जो एनर्जेटिक लोग होते हैं उनको दुनिया में कोई भी मुसीबत आए, परेशानी आए तो उसको फेस करने की उनके पास सलाहियत होती है। लेकिन जो लोग होते हैं सुस्त, उनके अंदर सलाहियत नहीं होती। तो आप ये समझ लें कि ये जो एनिमल्स हैं ये इनके पास चूँकि राउंड द क्लॉक 24/7 को राउंड द क्लॉक भी आप कह सकते हैं कि जब तक क्लॉक घूम रहा है राउंड द क्लॉक, चूँकि इनके पास हर वक्त एनर्जी अवेलेबल होती है, इस वजह से इनको हम कहते हैं दे आर हाईली एनर्जेटिक एनिमल्स। और जो एनर्जेटिक होता है उसके अंदर मुआशरे से लड़ने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर एडॉप्टेशंस करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी मुश्किल हालात के अंदर सरवाइव करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एनर्जेटिक होने का फ़ायदा क्या हुआ कि इनके पास एडॉप्टेशंस करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इनको दुनिया के किसी कोने में भी छोड़ दें तो वो अपने आप को इन्वायरमेंट के लिहाज से अडॉप्टेड कर लेंगे और वहाँ कोई ऐसे तरीके निकाल लेंगे जिसकी वजह से उस इन्वायरमेंट के अंदर रहना आसान। और यही वजह है कि दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, दो किस्म के ऑर्गेनिज्म तो लाजमी पाए जाते हैं, बर्ड्स और मैमल्स, क्योंकि ये दोनों एंडोथर्म्स हैं और इस वजह से आप कह सकते हैं। और यही वजह है
चूँकि इनके अंदर हर इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने की सलाहियत है, तो दुनिया में इनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बर्ड्स और मैमल्स की वाइडर डाइवर्सिटी, वैरायटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ हैं, डाइवर्सिफाइड हैं, किसी का टेम्परेचर मुख्तलिफ है, किसी की मॉइस्चर मुख्तलिफ है, किसी में लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो मुख्तलिफ करैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के। लेकिन इन्होंने क्या किया है, उसके अंदर रहना अपने आप को उनके लिए रहना थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि इनके अंदर एडॉप्टेशन करने की सलाहियत। तो ये थोड़ा सा आपने इसको दोबारा समझना है कि एंडोथर्मी की वजह से जो बर्ड्स और मैमल में इनकी ओरिजिन हुई, इनके पास मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, क्योंकि इनके एंजाइम मैक्सिमम काम करने लगे, और इस मेटाबॉलिज्म की वजह से इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी हर वक्त अवेलेबल होने लगी, और इस अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी की वजह से इनके अंदर एडॉप्टेशन करने की सलाहियत बढ़ गई। और जिसमें एडॉप्टेशन करने की सलाहियत बढ़ जाए तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में, चाहे वो कितना ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, उसमें जाके रह सकता है, उसमें वो सर्वाइव कर सकता है। तो इस वजह से इनकी डाइवर्सिटी तकरीबन, इनकी वैरायटी जो है, इनकी डाइवर्सिटी जो है, वो दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में पाई जाती है। तो यहाँ डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या है, जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स रखते हैं उनको डाइवर्सिफाइड कहा जाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा, तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, यानी उनकी बॉडी में कितनी हीट प्रोडक्शन हुई है और उनकी बॉडी से कितना हीट गेन और कितना हीट लॉस हो रहा है। तो ये दोनों फैक्टर मिलके उनकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। यानी एंडोथर्मिक रेगुलेशन की जो मेन स्ट्रेटजी है वो इन दो चीज़ों को देख के बनाई जाती है कि उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन कितनी हो रही है, उनकी बॉडी में हीट गेन कितना हो रहा है, हीट लॉस कितना हो रहा है। इस वजह से इनकी बॉडी, ये दो पॉइंट को देखते उनकी बॉडी के अंदर आप कह सकते हैं थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजी बनाई जाती है जो उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। उसके बाद इन्वायरमेंट दो तरह के हैं जो इनकी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। पहला इन्वायरमेंट है कोल्ड इन्वायरमेंट। इस कोल्ड इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्या आता है कि इनका बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कितनी, जितनी ज़्यादा हीट बॉडी के पास होगी उतने ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की सलाहियत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ तो कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से प्रॉब्लम क्या आया कि बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगा है फ्रॉम द रेंज। रिक्वायरमेंट क्या है कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा के रेंज में लाया जाए, मेंटेन किया जाए। और ये कैसे होगा, दो तरह के मैकेनिज़्म है कि बॉडी में हीट प्रोड्यूस करो या हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको महफूज करो, क्योंकि बॉडी के पास जितनी ज़्यादा हीट अवेलेबल होगी उतने ही ज़्यादा इसके पास सलाहियत होगी वो टेम्परेचर को बढ़ा के नॉर्मल कंडीशन में लेके आए। तो यहाँ हम दो किस्म के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म और दूसरा हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म। हीट प्रोडक्शन को हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस। ये जो वर्ड है ना थर्मोजेनेसिस का लफ्ज़ी मतलब है हीट प्रोडक्शन। थर्म हीट, जेनेसिस जनरेशन से निकला है, तो हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन दो तरह से, शिवरिंग, तो जो ही शिवरिंग का वर्ड आता है तो फ़ौरन ही हम समझ जाते कि हमारे जिस्म के अंदर कपकपी होना शुरू हो जाती, ऐसे ये शिवरिंग कहलाती। ये शिवरिंग ज़्यादातर जब किसी को सर्दी लगती है तो शिवरिंग क्यों स्टार्ट हो जाती है, बेसिकली हमारे मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं, या खुद शिवरिंग स्टार्ट हो जाए या हम मूवमेंट स्टार्ट कर दें, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना वो शख्स अगर एक्सरसाइज करेगा तो उसका जिस्म गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से वो उसको इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। तो बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में उसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन दो तरह से, शिवरिंग के ज़रिए भी हो सकती है और मूवमेंट के ज़रिए से भी हो सकती है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन के अलावा बॉडी में किसी और मैकेनिज्म के ज़रिए से हीट प्रोडक्शन हो रही है, जैसे काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं, उनमें से जो मेन हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड है। ये क्या करते हैं, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज टूटेगा, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह ब्राउन फैट्स, इनकी क्वांटिटी बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से बच्चों को इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती जितने बड़ों को लगती है।
और ये तकरीबन हर किस्म के मैमल्स में ये फैट्स मौजूद होती हैं और ये स्पेशलाइज बनाई गई हैं। जो ही सर्दी पड़ती है, बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, ये फ़ौरन ही टूटती हैं और बॉडी को एनर्जी सप्लाई करती हैं। एक बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी, फैट्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन ब्राउन फैट्स की एबिलिटी ये थोड़ी अनस्टेबल होती हैं कि जो ही बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगा ये टूटेंगी और बॉडी को एनर्जी सप्लाई करेंगी। तो ये दो मैकेनिज्म है जिनके जरिए से हीट प्रोड्यूस हो रही है। नॉन शिवरिंग में दो मैकेनिज्म आ गए, थायराइड ग्लैंड के जरिए से प्रोड्यूस होना और ब्राउन फैट्स के जरिए से प्रोड्यूस होना। उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसको बॉडी के अंदर ही रहना चाहिए ताकि वो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा सके। इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिज्म है। तो डिफरेंट मैमल्स के अंदर ये मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ मैकेनिज्म ऐसे हैं जो कॉमन हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ जाते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शंस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी स्किन में जितना ज़्यादा ब्लड आएगा वो उतनी ही हीट को बाहर ज़ाया करेगा, लेकिन यहाँ हमने चूंकि हीट को ज़ाया नहीं करना, इस वजह से स्किन में ब्लड कम आना चाहिए। और स्किन में ब्लड कम कैसे आएगा? जब उसकी जो ब्लड वेसल हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। जितनी कंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल की होगी उतने ही ब्लड स्किन के अंदर कम आएगा। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन के ज़रिए से ब्लड फ्लो को कम कर दिया जाता है स्किन में, जिसकी वजह से इकोनोमाइज बचत हो जाती है हीट लॉस से। अच्छा, यहाँ एक और चीज़, एक छोटा सा पॉइंट आपने जो जहन में रखना है, अक्सर आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है हमारे हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं और इतने ठंडे हो जाते हैं जैसे टेम्परेचर हमारी बॉडी का, हमारे हाथों का हो सकता है मे बी 20 सेंटीग्रेड तक हो, इतने ठंडे हो जाते हैं। लेकिन हमारा ये जो धड़ है ये आप कह सकते हैं ये हमेशा गर्म रहता है, यानी 37 पे ही रहता है। इसकी वजह क्या है? क्या हमारे हाथों के अंदर थर्मो रेगुलेशन नहीं होती? अब जहन में तो यही आता है कि शायद हमारे हाथों के अंदर, हमारे पाँव के अंदर, हमारी टांगों के अंदर, हमारे बाजुओं के अंदर थर्मो रेगुलेशन नहीं होती। लेकिन इसका जवाब है नो, थर्मो रेगुलेशन होती है। लेकिन हमारे पास जो ही बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, पूरी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, तो पहले तो बॉडी की कोशिश होती है कि बॉडी के हर हिस्से में टेम्परेचर मेंटेन रहे। लेकिन अगर वो इस चीज़ में फेल हो जाए कि बॉडी के हर पार्ट के अंदर वो थर्मो रेगुलेशन नहीं कर पा रही होती, तो फिर बॉडी उस पार्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करती जो इम्पॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अक्सर देखा होगा कि कोई शख्स अगर हमारे सर में डंडा मारे तो हमारे हाथ आगे आ जाते। अब सवाल ये है कि हाथ बचाने के लिए आगे आगे डंडा हाथ पे पड़ा, हालांकि हाथ भी बॉडी का हिस्सा है, जो दिमाग है, सर है, वो भी बॉडी का हिस्सा है। लेकिन दुनिया के कानून है हमेशा कम कीमती चीज़ को कीमती चीज़ के ऊपर कुर्बान किया जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कोई सदर वगैरह जब टूर पे निकलते हैं उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। खुदा ना खास्ता सदर के ऊपर हमला होता है तो सिक्योरिटी गार्ड मर जाते हैं, सदर बच जाते हैं। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड भी इंसान है और सदर भी इंसान है, वैल्यू का फ़र्क है। सदर की वैल्यू ज़्यादा है, सिक्योरिटी गार्ड की इतनी वैल्यू नहीं है। तो आप कह सकते हैं लेस इंपॉर्टेंट चीज़ को इम्पॉर्टेंट चीज़ पर सेक्रीफाइस करना ये दुनिया के कानून से है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं, जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हम बाजुओं के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, टांगों के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन दिल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इस वजह से बॉडी की कोशिश होती है पहले सबसे पहले उन हिस्सों को बचाए जो इम्पॉर्टेंट, वो ट्रंक है, ये वाला जो हिस्सा है ये ट्रंक कहलाता है, धड़ जिसको हम कहते हैं ये ट्रंक कहलाता है। इसमें वो ऑर्गन है जिनके बगैर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। हार्ट के बगैर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता, लंग्स के बगैर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता, स्टोमक के बगैर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता, लिवर के बगैर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता, किडनी के बगैर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी थर्मो रेगुलेशन की स्ट्रेटजी बॉडी बनाती है पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों की फ़िक्र करती है, अगर उसके पास एबिलिटी है फिर लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आती है जो जिनके बगैर बॉडी ज़िंदा रह सकती है। इस वजह से तो अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो तो टेम्परेचर हमारे आर्म्स के अंदर, लेग्स के अंदर थोड़ा कम होता है देन ट्रंक में कम नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ वाइटल ऑर्गन मौजूद हूँ। वाइटल ऑर्गन से क्या मुराद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बहुत ही अहम ऑर्गन मौजूद होते हैं। इसी तरह काफ़ी जो ख़ास तौर पे नॉन ह्यूमन मैमल्स हैं,
आपने देखा होगा जैसे भैंस है, बकरी है, ये नॉन ह्यूमन मैमल्स हैं, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। अब ये बाल क्या करते हैं, फर्स, बाल को कहा जाता है फर्स। अब ये बाल क्या करते हैं, बेसिकली बॉडी के अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं और एयर इंसुलेटर का काम करती है, और इंसुलेटर की वजह से जो हीट एक्सचेंज है वो कम से कम होगा। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, बॉडी के अंदर हीट एक्सचेंज जितना कम हो बिटवीन इन्वायरमेंट एंड बॉडी, उतने ही बॉडी के टेम्परेचर में वेरिएशन आने के चांसेस कम से कम होते हैं। तो यही बात लिखी, ये जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ये अपने रोंगटे खड़े कर लेते हैं, रेजिंग देयर फर्स। इसका फ़ायदा क्या होता है, ट्रैपिंग थिक एयर ऑफ स्टील, ट्रैपिंग थिक लेयर ऑफ स्टील एयर, जो हवा होती है उसको वो ट्रैप कर लेते हैं, और हवा क्या करती है, ये इंसुलेटर का काम कर रही होती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर नॉन ह्यूमन मैमल्स के अंदर होता है। बाई फैटी लेयर्स, फैटी लेयर से क्या हो रहा, जो इंसान की बात करें, इंसान की जिस्म पे बाल कम होते हैं, तो इंसान की बॉडी में जो इंसुलेशन का काम कर रही है वो स्किन के नीचे एक फैट्स की लेयर है जो हमारी बॉडी में इंसुलेटर का काम करे, इसको हम कहते हैं सब डर्मल फैटी लेयर। ह्यूमन मोस्टली रिलाई, रिलाई का मतलब है भरोसा करना, ऑन द लेयर, ह्यूमन मोस्टली रिलाई, ये किस पे रिलाई करते हैं, इंसुलेटिंग फैट पे रिलाई करते हैं, यानी ऐसी फैट जस्ट बीनीथ द स्किन, और वो फैट्स कहाँ हैं, स्किन के नीचे हैं, और ये इनको हीट लॉस से इनको महफूज करेगी। अच्छा, ख़ास तौर पे वो मैमल्स जैसे वेल हैं, सील हैं, ये बहुत ज़्यादा ठंडे पानियों में रहते हैं। इनकी बॉडी के अंदर स्किन के नीचे एक बहुत मोटी लेयर है, जैसे इस हिस्से में इनके ऑर्गन्स हो गए, और सारी जो ये फैट्स की बनी हुई लेयर हो, फैट्स की बनी हुई लेयर हो, तो बहुत मोटी फैट्स की तह इतनी मोटी है कि अंदर की हीट को ज़रा बराबर भी बाहर नहीं जाने देती। अंदर जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उतनी ही रहती है, और वो इतनी सफिशेंट है कि अंदर के टेम्परेचर को 37 सेंटीग्रेड पर मेंटेन कर सके। इस वजह से ये जो वेल मछली है या सील है, इनकी स्किन को उतारें तो बाद दफ़ा ब्लॉक्स फैट्स के निकलते हैं, बहुत ज़्यादा चर्बी निकलती है। तो यही बात लिखी, और इस फैट्स की लेयर को हम ब्लबर कहते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ब्लबर। तो मैरीन मैमल्स सच एज वेल एंड सील इनहेबिट का मतलब रहना मच कोल्डर वाटर, ये बहुत सी ज़्यादा ठंडे पानियों में रहते हैं, हैव वेरी थिक लेयर ऑफ फैट्स, और इनकी बॉडी में फैट्स की बहुत मोटी लेयर होती है जस्ट बीनीथ द स्किन, जो स्किन के नीचे, इसको ब्लबर कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजी है जो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर हीट को कंजर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, उसके बाद वार्म इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट क्या होता है बॉडी के ऊपर, कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है, तो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ख़ासतौर पे मैमल्स की, इन्होंने हीट को ज़ाया करना है। जितनी हीट ज़ाया होती चली जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर कम होकर नॉर्मल पर आता चला जाएगा। और इस सबसे ज़्यादा काम मैमल स्किन से लेते हैं, स्किन में वेजल्स हैं उसको डायलेट कर देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाते हैं, हीट ज़्यादा ज़ाया होना शुरू हो जाती है। और स्वेट ग्लैंड होते हैं काफ़ी सारे मैमल्स के अंदर जो स्वेटिंग करते हैं, और स्वेटिंग की वजह से बॉडी का टाइम, तो इस वजह से आप कह सकते हैं स्किन एक्ट एज ए थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ स्किन एक्ट एज ए थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स, बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स, कि इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और इसके पास ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से ब्लड ज़्यादा आता है, हीट डेसिपेशन ज़्यादा आती है। स्वेटिंग की वजह से आप कह सकते हैं एवोपरेटिव कूलिंग होती है, और उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। मैरीन मैमल्स ज़्यादातर अपनी बॉडी, जो ख़ास तौर पे गर्म पानियों में रहते हैं मैरीन मैमल्स, वो क्या करते हैं, अपनी हीट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, बाहर निकालते हैं। किसके ज़रिए से, उनकी बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं स्किन के अंदर। जितनी ज़्यादा ब्लड वेसल होंगी उतना ज़्यादा ब्लड स्किन में आएगा, और जितना ज़्यादा ब्लड स्किन में आएगा उतनी ही बाहर हीट डेसिपेट होगी, ज़ाया होगी। उसके बाद टेरेस्ट्रियल मैमल्स हमेशा ज़्यादातर रिलाई करते हैं एवोपरेटिव कूलिंग के ज़रिए से। अब ये एवोपरेटिव कूलिंग कैसे अचीव की जाती है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो स्वेटिंग के ज़रिए से, अगर डॉग्स की बात करें तो पेंटिंग के ज़रिए। पेंटिंग में क्या होता है, जो आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो थोड़ा तेज़ हो जाता है, उसकी वजह से जब वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं तो अंदर की जो सरफेस है वो ठंडी हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो बैट्स हैं, ये इनकी जो स्किन है वो फिदर से ढकी होती है, इस वजह से ये ज़्यादातर अपनी हीट को बाहर निकालते हैं, सलाइवा और यूरिन।
यानी पूरी बॉडी की हीट को यूरिन में डिपॉजिट कर देते, यूरिन को बाहर निकाल देते या सलाइवा को बाहर निकाल देते। तो बहरहाल इन सारे प्रोसेस के ज़रिए से डिफरेंट मैमल्स क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंसान के अंदर थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म हो रहा है वो फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से कंट्रोल किया जाए। और फीडबैक मैकेनिज्म को हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें 3 कंपोनेंट काम करते हैं। पहला चेंज को डिटेक्ट करेगा, वो कंट्रोल सेंटर के पास भेजेगा, कंट्रोल सेंटर फिर इफेक्टर के पास भेजेगा और इफेक्टर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो 3 कंपोनेंट फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमारी बॉडी में जो थर्मो रेगुलेशन हो रही है वो इस फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए, इसमें 3 कंपोनेंट काम करते हैं। थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करेंगे, और एक कंट्रोल सेंटर है, और दूसरे इफेक्टर्स हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, अब ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना, ये हमारी बॉडी में जो कंट्रोल सेंटर है जिसने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करनी, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेट थर्मोस्टेट। होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट का मतलब क्या है? होम्योस्टेसिस के लिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर एक जैसा रहे। लफ्ज़ी मतलब इसका ये है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी ये है कि हमारा टेम्परेचर एक जैसा रहे। थर्मोस्टेट यानी टेम्परेचर तो कोई भी ऐसा ऑर्गन जो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा वो थर्मोस्टेट। स्टैट खड़े रहना, थर्म टेम्परेचर। तो वो ऑर्गन्स, वो पार्ट जो हमारी बॉडी में थर्मोस्टेट का काम कर रहा होता है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस किस में लगा होती है? ब्रेन का पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन। और इसको एक पॉइंट दिया गया है, वो है 37 सेंटीग्रेड। जो ही 37 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है बॉडी के अंदर, फौरन ही ये सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कैसे एक्टिवेट होता है? जैसे मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो थर्मो रिसेप्टर जो स्किन के अंदर वो इस टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे। अब टेम्परेचर क्या डिटेक्ट, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, ये फौरन ही मैसेज सेंड करेंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस के पास मैसेज क्या आया है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। अब हाइपोथैलेमस इस फौरन एक्शन लेगा। वो और एक्शन क्या होगा कि ये बॉडी में उन हिस्सों को ढूंढेगा जिसने टेम्परेचर को कम करना है। अब बॉडी के पास 2 हिस्से हैं और वो दोनों स्किन में मौजूद हैं। एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया जाएगा जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड स्किन में आएगा, और जितना ज़्यादा ब्लड स्किन में आएगा, बार बार हमने डिस्कस किया है, उतनी हीट ज़ाया होगी। स्वेट ग्लैंड, स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग के बाद जो पसीना खुश्क होगा यानी पसीना एवोपरेट करेगा तो हमें कूलिंग इफेक्ट का। तो ये दोनों काम ऐसे हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल पर लेके आते हैं। अगर इसके अपोजिट सोचें तो अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो थर्मो रिसेप्टर क्या चेंज को डिटेक्ट करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, और फौरन ही सिग्नल सेंड कर देंगे किसको? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास मैसेज क्या आया है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। ये फौरन ही सोचेगा, एक्शन लेगा कि बॉडी के टेम्परेचर को कैसे बढ़ाया जाए। तो बॉडी में उन हिस्सों को ढूंढेगा जिन्होंने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना है। जैसे स्वेटिंग रोक दी जाएगी क्योंकि वो बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है। उसके बाद हीट प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा, हीट कंजर्वेशन बढ़ा दिया जाएगा। तो हीट प्रोडक्शन कैसे होती है? थर्मोजेनेसिस के जरिए। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, थर्मोजेनेसिस 2 तरह से होती है। शिवरिंग जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, और नॉन शिवरिंग जो आप कह सकते हैं थायराइड ग्लैंड और ब्राउन फैट्स की वजह से होती है। हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म, जैसे ब्लड वेसल, जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल है। सुपरफिशियल से क्या मुराद है? जो स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल है उनको कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ब्लड स्किन में कम आता है, और हीट डेसिपेशन और हीट का ज़ाया होना कम से कम होता है। उसके बाद आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, और ये वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, कि हमारा बुखार में हमारा बॉडी के टेम्परेचर 37 से ज़्यादा क्यों हो जाते हैं? क्या हमारा फीडबैक मैकेनिज़्म, हमारा थर्मोस्टेट, हमारा थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, क्या वो फेल हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम? तो ये जो जितना भी फीडबैक, एक बात आपने जहन में रखनी है, जितना भी फीडबैक मैकेनिज़्म है ये बुखार की हालत में भी 100% एक्यूरेट काम कर रहा होता है। 100% एक्यूरेट। फिर गलती कहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? बेसिकली आप जब घर से सौदा सलफ लेने जाते हो तो अब सपोज मैं कहता हूँ आपने एक पर्ची बनाई, उस पर्ची के ऊपर आपने लिखा कि मैंने 1 शैम्पू लेना है ताकि आपको याद रहे, 1 शैम्पू, और ये पर्ची आपने दुकानदार को दी।
तो दुकानदार क्या करेगा, एक शैम्पू आपको दे देगा। लेकिन बाई चांस किसी भी वजह से ये एक के साथ एक और लग गया, किसी भी वजह से एक और लग गया, अब ये पर्ची जब आप दुकानदार को देते हो तो वो आपको 11 शैम्पू देगा। अब आप कहो भाई दुकानदार से लड़ना शुरू कर दो, भाई आपने तो ये गलत काम किया। हालांकि दुकानदार ने सही काम किया, फ़र्क क्या पड़ा है कि ये इंफॉर्मेशन चेंज हो। इस इंफॉर्मेशन के चेंज होने की वजह से दुकानदार ने तो अपनी तरफ से ठीक काम किया है, आप उसको ब्लेम कर ही नहीं सकते, लेकिन गलती कहाँ है, उस शीट के अंदर है, गलती उस पर्ची के अंदर है, गलती उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर है कि उसमें इंफॉर्मेशन चेंज होगी। तो बिल्कुल इसी तरह है कि बुखार के अंदर हमारा फीडबैक मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है, सिर्फ फ़र्क इंफॉर्मेशन का लग जाता है। बुखार होता कब है, जब हमारी बॉडी पे बैक्टीरिया अटैक करते हैं, वायरस अटैक करते हैं, और वायरस से लड़ने के लिए वाइट ब्लड सेल आते हैं। अब ये दोनों चीज़ें, ये पैथोजेंस और वाइट ब्लड सेल, ये केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम है पायरोजेंस। हमारे हाइपोथैलेमस में जो टेम्परेचर रजिस्टर्ड है वो है 37 सेंटीग्रेड, लेकिन पायरोजिन क्या करते हैं कि 37 सेंटीग्रेड को ऊपर ले जाते हैं, 39 पे, 40 पर, 41, डिपेंड करते हैं पायरोजिन की अमाउंट के ऊपर। ठीक है, अब जो ही सपोज मैं कहता हूँ हाइपोथैलेमस के अंदर टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड रजिस्टर हुआ तो फीडबैक मैकेनिज्म अब इस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब फीडबैक मैकेनिज्म को तो एक इंफॉर्मेशन दी गई, उसने तो अपना काम ठीक करना है, फ़र्क इंफॉर्मेशन का पड़ा। इस वजह से आम बॉडी के अंदर 37 इंफॉर्मेशन होती है, और जो बुखार वाली बॉडी है उसमें 40 सेंटीग्रेड तक, या 41 आप कह सकते हैं, या फिर 42 भी कह सकते हैं, 42 तक इंफॉर्मेशन हो जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जो ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा बढ़ता है, हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव जो मैकेनिज़्म है, जिन्होंने बॉडी की प्रोटेक्शन करनी है, जैसे वाइट ब्लड सेल ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है, ज़्यादातर फिर बैक्टीरिया से अच्छे अंदाज में लड़ा जाता है। और दूसरा फिर ये हमारी बॉडी को भी बता रहे होते हैं कि बुखार एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि बॉडी के अंदर कोई ऐसा काम हो रहा है जो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, और जो दवाई हम खाते हैं जैसे पैनाडोल वगैरह, पैरासीटामोल हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं एंटीपायरेटिक, जो पायरेक्सिया को ख़त्म करते हैं, जो पायरोजिन्स को डीएक्टिवेट करती हैं, एंटीपायरेटिक। तो जिस वक्त एंटीपायरेटिक अपना काम करेंगे तो बुखार दोबारा उतरना शुरू हो जाएगा, और 40 सेंटीग्रेड पर। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फीवर की, ये हमारी बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं टेलर है, जो उसको बता रहा होता है कि बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दो, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। जब इन्फेक्शन ख़त्म होंगे, पायरोजिन रिलीज़ होना बंद हो जाएंगे, जो टेम्परेचर वो अपने दोबारा सेट पॉइंट पे वापस आ जाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस के एक्टिवेट द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक था, चैप्टर नंबर 15 एंड हुआ। उसके बाद अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर से। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.